नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं आगामी भर्ती परीक्षा से जो संबंधित हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित है। ठीक, बेहद ही इम्पोर्टेंट 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स मैं डेली लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, पहले देखते हैं उस प्रश्न को जो मैं प्रत्येक दिन वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न देता हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति संभावित होता है और महत्वपूर्ण होता है। तो उसका हम जवाब पहले बता देते हैं, आंसर क्या है, उसके बाद से आगे आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने भारत का कौन सा पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है एलिमेंट। एलिमेंट्स नामक जो ऐप है ये हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, और ये किसके तहत लॉन्च किया गया? तो मेड इन इंडिया पहल के तहत ये जो ऐप है एलिमेंट्स ये लॉन्च किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक, और इसको 1000 से अधिक आईटी छात्रों ने मिलकर के तैयार किया है। आईटी छात्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स करने वाले जो छात्र हैं उन्होंने मिलकर के इस एलिमेंट्स ऐप को लॉन्च किया है। ठीक, तैयार किया है और लॉन्च किया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक, और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? तो इसमें ऑडियो और वीडियो कॉलिंग भी होगी। ठीक, और जो डाटा सर्वर है वो भारत देश में ही रहेगा। ठीक, इसका तो यही सोशल मीडिया ऐप है जो हाल ही में भी भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको 1000 से अधिक छात्रों ने मिलकर के तैयार किया है। ठीक, तो ये पहला सोशल मीडिया मेड इन इंडिया पहल। ठीक, मेड इन इंडिया पहल के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, एलिमेंट्स है पे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए, बीएड प्रवेश परीक्षा और आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी एडेड जूनियर हाई स्कूल में आने वाली उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक, और वीडियो के लास्ट में मैं डेली एक प्रश्न पूछता हूं जिसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना रहता है और नेक्स्ट डे हम खुद बताते हैं, बाकी आप जवाब उसका दिया करें। ठीक, उस प्रश्न को, और उससे आपका एक रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, वो प्रश्न भूलेगा नहीं। ठीक, तो ये रहा एलिमेंट सोशल मीडिया ऐप जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक, अब आइए आज के डेली करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में विश्व पशुजन्य रोग दिवस कब मनाया गया है? ठीक, विश्व पशुजन्य रोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 जुलाई को। ठीक, और इस दिवस के बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं। उद्देश्य क्या रहा, क्यों मनाया जाता है? इस दिवस का उद्देश्य जानवरों से इंसानों में फैलने वाले संक्रमण बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक, और दूसरा पॉइंट है 6 जुलाई को महान वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1958 में पहली बार रेबीज का टीका लगाया। 1985 में पहली बार रेबीज का टीका लगाया और इसलिए विश्व पशुजन्य रोग दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, तो 6 जुलाई के क्या मनाया गया है? पशुजन्य रोग दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है मनाए जाने का? जानवरों से इंसानों में फैलने वाले संक्रमण के रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना है लोगों को। ठीक, ये रहा। और ये कब से मनाया जाने लगा? तो 6 जुलाई 1985 में पहली बार महान वैज्ञानिक लुई पास्चर ने रेबीज का टीका लगाया और इसीलिए तभी से यह विश्व भर में पशुजन्य रोग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
ठीक, ये रही बात 6 जुलाई की। अब आइए देख लेते हैं और भी अभी हाल ही में दिवस मनाए गए हैं तो जुलाई माह के, तो उनको भी देख लेते हैं। 1 जुलाई ऐसा डेट है जिसमें 4 दिवस मनाए गए हैं। 1 जुलाई डेट से हम 4 दिवसों को याद रख सकते हैं। पहला 1 जुलाई को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। दूसरा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक, और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का इस बार का थीम क्या रहा? लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। और एक दिवस मनाया गया 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंट दिवस, और एक दिवस मनाया गया जीएसटी दिवस, ठीक, वस्तु एवं सेवा कर दिवस, ये भी मनाया गया है। अब जीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। विश्व में जीएसटी कब लागू, किस देश में सबसे पहले लागू हुई थी? तो ये फ्रांस में, ठीक, इसका आंसर होगा फ्रांस देश में ये जो जीएसटी है सबसे पहले लागू हुई थी। और भारत देश में अपने 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। 1 जुलाई 2017 में ये जीएसटी अपने भारत देश में लागू की गई। और अगर ये पूछा जाता है सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो है असम। असम में राज्यों में अगर देखा जाए तो असम राज्य सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि भारत में कब लागू हुआ, विश्व में कब हुआ और राज्य में कहाँ सबसे पहले हुआ। तो राज्य में सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ जीएसटी, ठीक, और भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और जीएसटी के 2 प्रकार हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, ठीक, और सीजीएसटी केंद्रीय सरकार के द्वारा वो कर और टैक्स लिया जाता है, ठीक, उसके दायरे में वो चीज़ें आती हैं। एसजीएसटी और सीजीएसटी में यही डिफरेंट है, ठीक। अब आइए देखते हैं 4 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक, और धर्म चक्र दिवस, ठीक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें मनाया जाता है धर्म चक्र दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया गया है, 4 जुलाई को मनाया गया है। और हाल ही में 7 जुलाई को मनाया गया है विश्व चॉकलेट दिवस, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रहे 6 जुलाई और जुलाई माह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने इसको बता दिया। और ये जो विश्व पशुजन रोग दिवस है ये कब मनाया जाना शुरू हुआ? 6 जुलाई 1985 को पहली बार मनाया गया और लुई पास्चर ने रेबीज का टीका जानवरों को लगाया, तब से ये दिवस मनाया जाने लगा, ठीक। इसका उद्देश्य यही है जो जानवरों से संक्रमण से इंसानों में रोग फैलते हैं उन्हीं के बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करना है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य एसडीसी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है, ठीक। तो भारत की जो रैंक है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में वो 117वीं रैंक है, ठीक। अब एसडीसी इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, ठीक, हिंदी में कहते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ठीक है। तो इसमें भारत का जो स्थान रहा, रैंक रहा 117वीं रैंक रही है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक, कि जो भारत का सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक में क्या स्थान रहा। तो 117वीं रैंक रही है भारत की। अब जान लेते हैं पहले पे, दूसरे पे और तीसरे पे कौन देश रहा। तो पहले पे रहा है स्वीडन, ठीक, और दूसरे पे डेनमार्क, तीसरा रैंक रहा फिनलैंड का, ठीक, और अपने देश भारत का रैंक रहा 117वीं रैंक, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है, ठीक। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा, ठीक। अब इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं शुरू करने का। इस योजना का उद्देश्य सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त यानी एडेड विद्यालयों में
नामांकित कक्षा 1 से 8 तक के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक, जो 1 से 8 तक के छात्र हैं जिनका रजिस्ट्रेशन विद्यालय में हुआ है, एडेड या गवर्नमेंट स्कूल जो भी हैं, उनको भोजन उपलब्ध कराना है दोपहर का। इस योजना का ही मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अब आइए जान लेते हैं बिहार राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। स्थापना इस राज्य की कब हुई है? 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल कौन है बिहार के? फागू चौहान। ये इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, राज्यपाल। ठीक, कौन है बिहार के? फागू चौहान है। ठीक, और बिहार के 3 पड़ोसी राज्य जान लेते हैं कौन कौन है? झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल। ये तीनों बिहार के पड़ोसी राज्य हैं। और एक पड़ोसी देश भी है, उसको भी जान लेते हैं, नेपाल। बिहार का एक पड़ोसी देश भी है, वो है नेपाल। ठीक, ये रहे महत्वपूर्ण तथ्य कुछ बिहार राज्य के बारे में। और बिहार राज्य सरकार ने हाल ही में अनाज देने की योजना की घोषणा की है। बच्चों को अनाज देने की घोषणा किसके द्वारा की गई? बिहार राज्य सरकार के द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य यही है कि सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त यानी एडेड और गवर्नमेंट विद्यालयों में जो 1 से 8 तक बच्चों का रजिस्ट्रेशन जिनका पंजीकरण हुआ है, उनको दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, और ये रहे बिहार राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बता दिया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? ठीक, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये फ़ोनपे के साथ साझेदारी पार्टनरशिप किया है ओला ने। ठीक, और ओला के बारे में जान लेते हैं। ओला क्या है? तो ओला एक वैन की सुविधा है, ठीक, गाड़ी की, ठीक, जिसके द्वारा आप इमरजेंसी में कुछ कम दूरियों के लिए या कहीं जाने के लिए उसको आप बुक कर सकते हैं और उससे जा सकते हैं। ठीक, और आइए अब फ़ोनपे के बारे में देख लेते हैं। फ़ोनपे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ़ोनपे की स्थापना 2015 में हुई है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। ठीक, और CEO कौन है? समीर निगम है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और बेंगलुरु में बता दें मित्रों, बेंगलुरु जो है कर्नाटका की राजधानी है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक, और यहीं पे जो इसरो का मुख्यालय है वो स्थित है बेंगलुरु में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसरो जो एजेंसी है भारत की एक स्पेस एजेंसी, उसका भी मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु आया तो हमारे दिमाग में हमने आपको बता दिया, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसके CEO कौन है? समीर निगम है। फ़ोनपे के स्थापना 2015 में हुई। ठीक, मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और डिजिटल पेमेंट के लिए इस जो ओला कंपनी है वो फ़ोनपे के साथ समझौता की है डिजिटल पेमेंट के लिए। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक, भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एक समझौता किया है भेल के साथ। ठीक, BHEL भेल। अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं और इसके बारे में और भी जानकारी भेल के बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक, स्थापना इसकी कब हुई? 1964 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। CEO कौन है? नलिन सिंघल हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए हमने बताया इसको। अब आइए भारतीय रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ठीक, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है भारतीय रेलवे का। और रेलवे मंत्री कौन है वर्तमान में? पीयूष गोयल हैं। और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और बता दें मित्रों, पहली जो ट्रेन चली थी वो कब से कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई
से ठाणे, ठीक। मुंबई से ठाणे के बीच पहली जो ट्रेन चली थी 1853 में चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि पहली ट्रेन कब चली। उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी ट्रेन, ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था, ठीक। और मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार जो ट्रेन चली थी यहीं से यहीं तक चली थी 1853 में। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी ट्रेन, ठीक। ये भारतीय रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य थे। और अभी हाल ही में इससे जुड़े और भी तथ्य दे देते हैं। सबसे लंबी जो ट्रेन चलाई गई है वो किसके? तो भारतीय रेलवे के द्वारा ही चलाई गई। 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई। उस ट्रेन का नाम क्या है? अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया, आपको बताया, फिर से बता दे रहे हैं। उसका नाम है शेषनाग। शेषनाग ट्रेन का नाम है, ठीक। और 2.8 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और ये भारत में सब इस लंबाई की चलने वाली, इतना किलोमीटर है, 2.8 किलोमीटर लंबाई की चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग है, ठीक। ये इससे जुड़ा हुआ प्रश्न था, इसको भी हमने बता दिया, रिवाइज आपका हो जाएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा है, ठीक। तो यह है स्पेस एक्स कंपनी एजेंसी, जिसने अंतरिक्ष में इंसानों को भेज करके रिकॉर्ड बनाया है, ठीक, इतिहास रचा है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स है, देश के फैले कोरोना वायरस के बीच अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास बनाया है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऐसा 1 दशक में पहली बार है जब अमेरिकी जमीन से मानवों को कक्षा में भेजा गया है, ठीक। थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है, ठीक। स्पेस एक्स से ध्यान रखिएगा, जो एजेंसी है, कंपनी है, उसका नाम क्या है? स्पेस एक्स है, ठीक। वैसे तो अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है उसका नाम नासा है, ठीक, नेशनल एरोनॉटिकल रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। लेकिन उसको भी छोड़ करके एक और कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने हाल ही में 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेज करके रिकॉर्ड बनाया है। और थर्ड पॉइंट वो दोनों व्यक्तियों के बारे में है, ठीक। फोर्थ पॉइंट, कौन कौन से व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे उनका नाम है, ये इम्पोर्टेंट है, उनका नाम पूछा जा सकता है, वो कौन से व्यक्ति थे जिनको भेजा गया है, ठीक। या इस एजेंसी का नाम पूछा जा सकता है, कौन सी एजेंसी? स्पेस एक्स है। और व्यक्ति कौन कौन से गए थे दोनों? डॉग हर्ले और बॉब बेहन कैन, ठीक। ये नाम याद रखिएगा, ये दोनों नाम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्पेस एक्स के थ्रू अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक, दोनों व्यक्ति का नाम क्या था? तो डॉग हर्ले और बॉब बेहन कैन, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बना है, ठीक। ये पुराना करंट अफेयर से पिछले 2 महीनों का, लेकिन मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया, इम्पोर्टेंट था, जिससे मैं इसमें सम्मिलित किया 1-2 प्रश्नों को ऐसे, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, कभी का भी प्रश्न हो, सब इम्पोर्टेंट है, सब पढ़ना है। इधर जो भी 6, 7, 8 महीने के हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। मैं 1-2 प्रश्न जो डेली करंट अफेयर 2-3 ऐसे सम्मिलित करूँगा जो पिछले महीनों का हो, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाए, ठीक। और लास्ट में अति संभावित जो प्रश्न रहेगा उसको देंगे, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना रहेगा। तो आइए देखते हैं, कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बना है? तो ये बना है रामायण। जब लॉकडाउन था शुरू में, तो पब्लिक के ऑफर पर ये रामायण को फिर से शुरू किया गया था, इस टीवी प्रोग्राम को। और एक कब किया गया? 16 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया था। 16 अप्रैल 2020 को रामानंद सागर का रामायण 77 मिलियन या 7.7 करोड़ दर्शकों की संख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो
बन गया है। ये लॉकडाउन के बीच में पुनः ये टीवी कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके दौरान इसको 77 मिलियन या 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया। ठीक, इस प्रकार से इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके पहले रिकॉर्ड अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी के पास था। ठीक, अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी के पास इसके पहले था, जो विश्व में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी। ठीक, या सीरियल या टीवी प्रोग्राम था, ये अमेरिकी थी। ठीक, सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी के पास था, लेकिन अब रामायण के पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। ठीक, और इसके समापन पर 18 मिलियन लाइक दर्शक थे। ठीक है, 18 मिलियन थे, वो 77 मिलियन हो गया। इस प्रकार से इसको पछाड़ करके अब सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला विश्व स्तर पर जो टीवी प्रोग्राम है वो रामायण बन गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक, तो ये बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी को। ठीक, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अधीर रंजन चौधरी को, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में और पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, अब लोक लेखा समिति होती क्या है? तो लोक लेखा समिति जो होती है, ठीक, संसद में खर्च और सब चीज़ों का लेखा जोखा ये रखती है। ठीक, उसके अध्यक्ष हाल ही में अधीर रंजन चौधरी बनाए गए हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक, और इस समिति का कार्यकाल क्या है? 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया कि इसका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसीलिए इस समिति का जो कार्यकाल है 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक, यानी 1 साल के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ठीक, और उसके अध्यक्ष कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी जी बने हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो समिति बनती है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक, और हाल ही में अधीर रंजन चौधरी जी को बनाया गया है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। विशाखापत्तनम में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हुई है। यह कौन सी गैस, यहाँ पर कौन सी गैस लीक हुई? ठीक, 11 लोगों की मौत हुई किस गैस के लीक होने के कारण? विशाखापत्तनम में। ठीक, तो उस गैस का नाम है स्टेरिन। ठीक, स्टेरिन गैस के लीक होने से वहाँ पर 11 लोगों की मौत हो गई। ठीक, इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं विस्तृत रूप से। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित आर वेंकटपुरम गांव में गुरुवार सुबह 7 मई को एक केमिकल यूनिट में हुए स्टेरिन गैस लीक से एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई। ठीक, एक गैस का नाम याद रखिएगा, स्टेरिन गैस है। ठीक, और ये कहाँ लीक? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आर वेंकटपुरम गांव का नाम है, आर वेंकटपुरम गांव में। ठीक, 7 मई को ये गैस लीक हुई थी। ठीक, और गैस का नाम है स्टेरिन गैस है। ठीक, इससे एक बच्चे समेत 11 लोग की मौत हो गई थी। ठीक, और इसी से जुड़े और तथ्य जान लेते हैं। गैस त्रासदी से ही, गैस लीकेज से ही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षा के दृष्टि से। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, ये पूछ लिया जाता है और विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछा भी गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। ठीक, किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव जो है हुआ था, लीक हुई थी ये गैस। और कब हुई थी? 1984 में। ठीक,
इसी प्रकार से आने वाले समय में इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है कि स्टेरिन गैस किस जगह लीक हुई थी, तो विशाखापत्तनम के आर वेंकटपुरम गांव में, ठीक। और कब हुई थी, तो ये 7 मई 2020 को हुई थी, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में खेल रत्न प्राप्त करने वाली किस एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये हैं दीपा मलिक, ठीक। दीपा मलिक जो है भारतीय एथलीट है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न, यहाँ पर देखिए खेल से संबंधित सबसे बड़ा जो खेल सम्मान है खेल रत्न है, पाने वाली एथलीट दीपा मलिक। एथलीट का नाम क्या है, दीपा मलिक ने संन्यास की ऐलान किया है, संन्यास की घोषणा की है। और तथ्य जान लेते हैं। साथ ही में दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं, ठीक। इन्होंने पैरा ओलंपिक में भी मेडल हासिल करने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक। और वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष भी हैं, ठीक। वर्तमान में क्या, भारतीय पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष भी हैं और हाल ही में खेल रत्न प्राप्त करने वाली ये एथलीट हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक। तो उनका नाम है दीपा मलिक। ये खेल जगत से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब आइए उस प्रश्न को देखते हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उस प्रश्न के बारे में जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके आंसर को बताइए, ठीक। वो ऐसा प्रश्न रहेगा, अति संभावित रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं उस प्रश्न को। ये रहे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जिसको आपने देखा। अब आइए उस प्रश्न को देखते हैं जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आइए देखते हैं वह प्रश्न जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संभावित। हाल ही में कौन सा राज्य समय पर डोर टू डोर सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसके बारे में जितना पॉइंट को आपको बारे में मालूम, जितने बिंदु आप इससे जुड़े रिलेटेड तथ्य जान रहे हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इससे आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और आज से ही आगामी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी अभी आप नहीं शुरू की हैं तो शुरू कर दीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं है, 2-3 महीने के अंदर एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती है आपको देखने को मिल सकती है। और अभी से ये 30 नंबर का सबसे ज़्यादा नंबर का एक पोर्शन यहाँ से पूछा जाता है जीके जीएस समसामयिक घटनाओं से। तो इसको आप लगे रहिए, तैयार कर लीजिए ताकि उस समय केवल रिवीजन करना रहे। और ऐसे ही आप डेली अगर देखते हैं तो आपकी एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी आने वाले समय में हो जाएगी, ठीक। तो धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर और भी विषयों के वीडियो बने हैं। साइकोलॉजी है, मैथ्स हैं, हिंदी है और सब विषय हैं, संस्कृत है। आप वहाँ से उसको जा कर के अध्ययन कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक। धन्यवाद मित्रों।